1935 एक्ट हो गया। अब 1935 एक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उससे सिग्निफाई हो रहा था कि ब्रिटिश अब पहले जैसे रूल तो नहीं करना चाहते ना, उनके बस की है करना। ठीक है, तो 1935 एक्ट में उन्होंने ये तो शो कर दिया कि भाई हाँ, हम थोड़ा बहुत ट्रांसफर ऑफ पावर में बिलीव कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ना वो जो फेडरेशन वाली बात करी थी ना, उसमें पॉइंट डाल दिया था कि फेडरेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब प्रिंसली स्टेट्स एग्री करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स की उनको पता था कि प्रिंसली स्टेट्स एग्री करेंगे ही नहीं, उनकी अपीजमेंट पॉलिसी इतनी तगड़ी चल रही है। प्रिंसली स्टेट्स ने रिफ्यूज करा, इसलिए फेडरेशन कभी भी फोर्स में आए ही नहीं। बेसिकली वो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस का अरेंज मैरिज कराना चाह रहे थे। प्रॉब्लम किस में है? मैरिज में। वो शादी नहीं, वो बर्बादी है। प्रिंसली स्टेट्स को पता था ये बर्बादी में अपन को घुसना नहीं है, इस वजह से प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की कभी शादी हो नहीं पाई, फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। ठीक है, लेकिन 1935 का मैंने आपको बताया कि बहुत ये स्केलेटन है। इस पे जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग है ना, वो खड़ी होगी 1946 में। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, ये 1937 के बाद, 1935 के बाद क्या होता है, 1947 तक बीच में बहुत सारे इवेंट्स अकर होंगे। अब वापस से कुछ ऐसा होगा। अब आप समझो 1935 तक अभी तक भी अपन ने फ्रीडम जैसी कुछ बातें करी नहीं, लेकिन 12 साल में अपन को फ्रीडम मिलने वाली है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, आपके दिमाग में भी आने भी वाले होंगे कि भैया कुछ इवेंट्स वापस से हिस्ट्री अकर करेगी, जिस वजह से अपनी पॉलिटी शेप होगी। लेकिन इस पूरे टाइम में एक और टॉपिक अपना कवर होता है, विच इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सिमिलर टॉपिक्स है, मैं वो सेपरेट नहीं पढ़ा के मैं इसी में इन्वॉल्व करके पढ़ाऊंगा और एंड में उसके पॉइंटर्स दे दूंगा कि उसको आप कैसे याद कर सकते हो। तो वो टॉपिक्स भी अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब अपन एक बार सिनॉप्सिस दें भाई। 1919 में क्या कर रहा? ट्रेन करो इंडियंस को, ट्रस्ट नहीं करो। 1927 में साइमन को इवैल्यूएट करने भेजा। 1925 में कंट्रोल करो विद जाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा बहुत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस बनाया था, लेकिन अब चीजें बदलने लग गई। 1937 के इलेक्शंस हुए। जब 1937 के इलेक्शंस हुए तो विंड्स ऑफ चेंज आए। कैसे? अब अपन को रियल ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए था। ठीक है, जब विंड्स ऑफ चेंज है 1937 के इलेक्शंस में, वो ये हुआ कि कांग्रेस ने बहुत तगड़े तरीके से इलेक्शंस को डोमिनेट किया। उस सब चीज़ें क्लियर होने लग गई कि इंडियन भी ढंग से वोट कर सकता है और कांग्रेस जो कि एक इंडियन बॉडी है वो ढंग से गवर्न कर सकती है। अब वो जो पहले वाला इनका नैरेटिव था ना कि इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, वो अब थोड़ा सा डिफीट होने लग गया। अब क्या होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की रोड पे चलते हैं अपन। भारी भरकम गुस्सा अपना था इनका, किससे? अब क्या हुआ 1937 में, अब वापस एक और इवेंट चालू होने लगता है 1939 के आगे। वो ये चालू होने पड़ता है वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर भाई साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जब उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया तो वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा तो इन्होंने वापस से एक हरकत पटकी, ब्रिटिशर्स ने। वो हरकत क्या पटकी? इन्होंने इंडियंस यानी कि ब्रिटिश इंडिया से पूछे बिना, आईएनसी 1937 में इलेक्शंस जीता है, आईएनसी मेन दबदबा बना रहा है अपना, लेकिन इन्होंने जब वॉर छिड़ा ना तो आईएनसी यानी कि इंडियन से पूछे बिना, मिनिस्टर से या इंडियन पॉपुलेशन से पूछे बिना वॉर डिक्लेयर कर दिया और खुद को वॉर का हिस्सा बता दिया। इस बात से आ गया वापस से गुस्सा, भाई इंसल्ट हो गई वापस से। अरे भाई तुम बोल रहे हो कि तुमको वॉर में लड़ने का है और तुम हमसे नहीं पूछ रहे तुमको वॉर में लड़ने का है। भारी भरकम गुस्सा। जब भाई ये सब करने का उतावलापन ब्रिटिशर्स में हुआ क्यों था? क्यों? एक तरह तो हिटलर गुस्सा, दूसरा जापानीज का डर, उधर से जापानीज इन्वेजन चल रहा है, इधर से इसी वॉर के ड्यूरेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने हीरो आदमी आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे हैं उधर। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को अब क्या चाहिए? इंडियंस का साथ। वापस से ब्रिटिशर्स उस दलदल में फंस गए कि उनको चाहिए इंडियंस का साथ, और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब कहानी चलेगी 1935 से लेकर 1947 तक। इस 12 साल में ऐसे इवेंट खटाखट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट इवेंट्स अकर होते रहेंगे। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इवेंट्स एक एक एस्केलेशन पे जाते रहेंगे। लेकिन इंडिया की किस्मत भी ऐसी खराब कि उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग जैसे लोग बीच में आकर सेपरेट डिमांड करेंगे और वहाँ जाकर अपन वापस से फंसेंगे। कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। 1937 में इलेक्शन छिड़े थे, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटर था, लेकिन क्योंकि जब इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी इंडियन से बिना पूछे, तो 1939 इंडियन मिनिस्ट्रीज ने वापस से रिजाइन कर दिया कि तुम हमसे पूछे बिना कैसे कर सकते हो, और ये रिवोल्ट पे चले गए। अब इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हमको तुम चाहिए ही नहीं, अब हमको तुम्हारा ऐसा नहीं है कि सेल्फ गवर्नमेंट, अब हमको आपसे, अब हमको आज़ादी चाहिए भाई तुमसे, हमको तुम चाहिए ही नहीं। दूसरी साइड मौका देख लिया किसने? मुस्लिम लीग ने। एक बार अपन लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। 1937 इलेक्शंस में क्या हुआ? कांग्रेस ओवरवेलमिंगली वन। अभी क्लियर कर दिया कि भाई हम लोग गवर्न कर सकते हैं। उसके बाद ये सब चल ही रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल गया। वर्ल्ड वॉर 2 चालू होते ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जाकर रिजाइन कर दिया। इस बीच में मौका देखा किसने? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने देखा कि यार इधर ये सब चल रहा है, इधर ये सब चल रहा है, सही मौका है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान डाल दो। यहाँ जाकर डिमांड ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रेस कर दी। ये जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान रेस करी ना,
ये ब्रिटिशर्स अंदर ही अंदर खुश हो गए, उनका फाइनली वो पैंतरा काम कर गया। क्योंकि अगर ये डिमांड ऑफ पाकिस्तान नहीं डालते तो इंडियंस खुले दिल से अपनी कंडीशन रखते कि वॉर में हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब तुम लोग हमको सेपरेट मतलब ऑटोनॉमस दोगे, डोमिनियन स्टेटस दोगे या बेसिकली इंडिपेंडेंस दोगे। लेकिन यहाँ पर उनका पैंतरा काम कर गया। ये मुस्लिम लीग ने क्या करा, अपॉर्चुनिटी देख के डिमांड ऑफ पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू रख दी। अब उसके बाद क्या आता है, अब ये मुस्लिम मांग रही, पाकिस्तान मांग रही, इंडियन ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, वो कह रहे भाई इंडिया अलग अलग नहीं होगा, कैसे डिवाइड कर दोगे आप इंडिया को। और फिर वो ब्रिटिशर्स जो है वो इस पॉइंट को यूज कर करके अपनी चीजें भेजते रहेंगे, वो वापस से पूरा का पूरा चीज देंगे और वापस से दूसरे हाथ से ले लेंगे। वो बोलेंगे भैया हम आपको ये देंगे वो देंगे ऐसे एटसेट्रा चीजें देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग भी माननी चाहिए। मुस्लिम लीग उनको पता है मानेगी नहीं, वो जैसे पहले प्रिंसली स्टेट्स को यूज नहीं कर रहे थे डिवाइड एंड रूल में, वैसे मुस्लिम लीग को यूज करेंगे। इन्होंने इस बीच में क्या करा, अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर में पहली बार इन्होंने बोला कि चलो ठीक है अब तुमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रजामंदी दी जाएगी, शर्त मुस्लिम लीग उसमें अग्री करे। ऐसे कर करके लेकिन पहली बार कभी कॉन्स्टिट्यूशन देने की रजामंदी दी तो वो अगस्त ऑफर में दी थी। फिर एक इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन भाई एक लीग खुश नहीं था, आईएनसी खुश नहीं था, ब्रिटिश डेस्परेट थे कि भाई वर्ल्ड वॉर चल रही है, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, अटलांटिक चार्टर जैसी बातें हो रही हैं जिसमें हो रहा है कि भैया अब ये सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगे और ये कॉलोनाइजेशन और ये सब हटेगा और ये सारी बातें चल रही हैं इंटरनेशनल, हर जगह से ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, दूसरी साइड गांधी जी भी गुस्सा, वो बोल रहे क्रिप्स बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन एंड में एक पॉइंट डाल दिया कि प्रोविंसेस को ऑप्ट आउट। भाई और कुछ समझ में नहीं आया तो प्रोविंसेस को दे दी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे क्रिप्स मिशन में, लेकिन प्रोविंसेस की मर्जी होगी तो प्रोविंसेस चला जाएगा। अरे भाई आप बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया करने पे आ रहे हो अब तो, मतलब आप समझो कि उनको जाने का है, लेकिन फिर भी इतना सैडिस्ट अप्रोच है कि प्रोविंसेस यानी कि इंडिया को बिल्कुल खत्म करके तोड़ के जाना चाहता है। गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इन्होंने बोल दिया भैया अब आप चलो अपने घर। इन्होंने लॉन्च कर दी क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इधर उधर की बातें नहीं भैया, ऑल आई डिमांड इज फ्रीडम, मासिस सबके सब इन्वॉल्व, पूरे दंगे। मुस्लिम लीग अपना फ़ायदा उठा के बढ़िया तरीके से बोले हमको तो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। गांधी जी बात करने आए पाकिस्तान चाहिए, उधर से कोई भी वॉइस रहे बात करने आए पाकिस्तान चाहिए, कुछ भी देंगे पाकिस्तान चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैलेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, इनको चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या होता है दूसरी साइड आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और साइकोलॉजिकल शॉक इनको लगते रहते कि खुद जापान से इन्वेट करना चाहते हैं, जापान इन्वेट करना चालू कर देते हैं, इनके बस की हो नहीं रही होती वॉर संभालना। जब इसके बाद जाके आपको याद पता होना चाहिए कि जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग से वॉर जाकर ख़त्म हो गई थी, ब्रिटिश की अब कोई कैपेसिटी नहीं थी टू रूल इंडिया। जो इनको था कि भैया अब तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उनको था कि अब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ब्रिटिश का पर्पस रूल करना रह ही नहीं गया था, अब उनको था अब हमको यहाँ से निकलने का है। लेकिन लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या हुआ कि एक नेवल म्यूटिनी हुई। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, एक नेवल म्यूटिनी हुई, लास्ट नेल इन द कॉफिन था। इसके बाद ब्रिटिशर्स को था कि हमको यहाँ से निकलने का है। 1946 में सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें बड़ी बड़ी बातें करी, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त दे दी, बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, उसके इलेक्शंस करो और फिर इस बेसिस पर आप इलेक्शंस करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो। ठीक है, इलेक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, मुस्लिम लीग उसमें मेजॉरिटी नहीं ली, ऑब्वियसली कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, मुस्लिम लीग को समझ में नहीं आया, उन्होंने वापस से बोल दिया भैया हमको तो हमारा पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है और वो चाहती भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स चले जाएं बिना पाकिस्तान दिए, क्योंकि उनको पता था कि फिर उसके बाद तो इनका पाकिस्तान का सपना कभी पूरा हो नहीं सकता और ब्रिटिशर्स बहुत जल्दी निकलने वाले थे। इसी बीच में मुस्लिम लीग ने अपना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने स्टेज पे खड़े होकर बोल दिया डायरेक्ट एक्शन डे। ये नहीं बोला वायलेंस करेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्टली उन्होंने सारे उधर बोल दिया कि भैया आप तो वायलेंस करो, केओस क्रिएट करो, जितने दंगे प्रसाद हो सकते हैं, इतनी मास किलिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। वो जो मेन आज की तारीख में भी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है ना, वो यहाँ से चालू हुई थी, यहाँ डायरेक्ट एक्शन डे से। ठीक है, फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन आया, कुछ भी हो हमें तो निकल लेना है। इन्होंने बोला हम 1948 तक आज़ादी देंगे। पता है आपको, इन्होंने पहले जब दिया था ना 1947 तक भी ये लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे जून 1948 तक आज़ादी देंगे आपको, तब तक। एक्चुअली इंडियन सब आज़ादी चाहते भी नहीं थे इतनी जल्दी, उनको था भैया जो रायता फैला रखा है इसको तो समेटो, इसको कौन समेटेगा, पर उनको तो मतलब ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब अपन थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। 1935 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। इसमें क्या हुआ, इंडियंस का साथ दे देते। अब क्या हुआ, नेताजी इधर से प्लान कर रहे हैं, यहाँ से आईएनए बन रहा है, नेताजी प्लान करें, इंग्लैंड किस में है, ट्रबल में, ये सब जगह से इंडिया पे आने वाला मामला। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये घबरा गए
तो उन्होंने बोला कि हमको हेल्प चाहिए आपकी, और आईएनसी क्या बोल रही है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए 1940 में राइट ऑगस्ट ऑफर ने पहली बार बोला 1940 में कि आर फ्रेम अपन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि पहले पहले हमको कॉपरेशन दो, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। तो आईएनसी ने बोला पहले डोमिनेंस स्टेटस दो, आप हमको ऐसे पहले 1919 में पागल बना चुके हो, हम वापस पागल नहीं बनेंगे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, द ऑगस्ट ऑफर ऑफ प्रपोजल मेड फॉर वाइसरॉय लिनलिथगो इन 1940 promising the exemption of executive council of the viceroy of India to include more Indians and to establishment of an advisory war council, giving full weight to minority opinion and लास्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, द रिकॉग्निशन टू ऑफ इंडियंस टू राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब ये पहली बार इन्होंने बोला था, किसमें, ऑगस्ट ऑफर में। इसके साथ साथ मौका देखते हुए क्या करा, 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भैया हमको तो पाकिस्तान चाहे तो चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोग मरे हमको उससे मतलब नहीं है, कितने दंगे हमको उससे मतलब नहीं, हम भाई को भाई के अगेंस्ट लड़ा देंगे, घर को घर में लड़ा देंगे, लेकिन हमको पाकिस्तान चाहिए। इसको देखते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि चलो ठीक है देखेंगे, नेगोशिएट, सब वर्ल्ड वॉर 2 के सपोर्ट में नेगोशिएट करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। लेकिन एक इन्होंने क्या डाल दिया जो कि बहुत ही मतलब ये हर चीज़ देते थे ना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा डाल देते थे जिसमें मतलब इसमें ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं मिल रहा, उनको किसी ना किसी तरीके से मिशन भेज दिया, सूट वूट में तैयार करके लोग भेज दिए, दर एकदम ये देखो आप ये सारे सूट वूट में तैयार करके भेज दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पॉइंट ऐसा डाला, क्या पॉइंट डाला, कंट्रोवर्शियल क्लॉज अलाउइंग प्रोविंसेस टू सीसीड फ्रॉम अ फ्यूचर इंडियन यूनियन। क्यों भाई, क्यों प्रोविंसेस को मौका दे रहे हैं अलग से जाने का, तो कुछ प्रोविंसेस उठ के चल जाएंगे, पाकिस्तान जैसा देश मांग रहा है हमको चाहिए, ऐसे कुछ भी प्रोविंसेस कल को कोई भी प्रोविंस उठ के बोलेगा हमको अलग बनने का, प्रिंसी स्टेट बोलेंगे हमको अलग बनने का, तो इंडिया तो पूरा खत्म। वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को छोड़ना ही नहीं चाहते थे जिसमें सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है, तो ये जब ये उन्होंने ये वाला प्रोविजन दिया, इसके अगेंस्ट में गांधी जी गुस्सा, कांग्रेस गुस्सा, मुस्लिम लीग भी गुस्सा, क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग से नेशन की बात नहीं करी। इंडिया ने वॉर तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कन्वीनियंटली कॉन्वीनियंट स्टेटस पे ये क्रिप्स मिशन और ये करते बातें बीच में चलती थी। आईएनसी रिजेक्टेड बार्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम रिजेक्टेड वांटेड सेपरेट स्टेट। ठीक है, 1942 में गांधी जी साहब को गुस्सा आया, इन्होंने अपन को बोला कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अब आप खत्म करके क्विट इंडिया मूवमेंट करोगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ कॉजेस थे, या बेसिकली हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हो। अपना जो पॉलिटिक्स रियल मेन फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ये वर्ल्ड वॉर 2 में हार रहे थे, नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड बेकार था। अब इन सब चीज़ों के बीच में क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होएगी जो कि आउट ऑफ नोवेयर होएगी, जो कि शॉक होएगी, लेकिन वो शॉक इंडिया के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इधर से वर्ल्ड वॉर प्रेशर आ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंटरनेशनल अटलांटिक चार्टर है। अटलांटिक चार्टर में क्या है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये विंस्टन चर्चिल जो था ना, ये भारत का दुश्मन था। इसकी स्पीच सुन लोगे ना किसी इंडिया के बारे में किसी दिन, आपको लगेगा कि भाई इसका मैं खून क्यों नहीं कर दूं जाके, इतनी बुरी बुरी बातें बोलता था इंडिया के लिए। इनकी सीक्रेट मीटिंग हुई, उसमें कहा कि अब जो नया वर्ल्ड बनेगा ना, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्री ट्रेड, डिसआर्मरमेंट, कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं दोनों मिलकर अटलांटिक चार्टर में। तो इसका भी प्रेशर था इनके ऊपर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड वॉर ऑर्डर का, कोलोनाइजेशन की जगह नहीं होगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के चलते ब्रिटिशर्स इसलिए बार बार ये जो बीच में क्रिप्स मिशन भेज रहे हैं, ये बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की बात करें, ये सारी बातें इस वजह से चल रही थी। ठीक है, अब 2 इवेंट अकर हुए भाई, इन 2 इवेंट ने और जो रहते हैं ना कि एकदम गड्ढे में कुदेड़ दिया, वो 2 इवेंट में से एक इवेंट बहुत मस्त था, इलेक्शंस इन ब्रिटेन। ठीक है, अब ये 2 बेसिकली ये 2 हार्ट अटैक आए इनको बैक टू बैक। अब 200 साल की उम्र हो गई थी भाई ब्रिटिश राज की, था ही सही। एक नेवल म्यूटिनी इन इंडिया, भाई वो नेवल और वो नाराज होगा, वहाँ से जाकर उन्होंने म्यूटिनी, जब आपकी आर्मी म्यूटिनी कर देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इलेक्शंस इन ब्रिटेन हो गए। अब ये क्या हुआ, शॉक टू रिमेंबर। कैसे, वो चर्चिल था ना जो भारत का दुश्मन, डिफीटेड, इतना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चर्चिल हार गया और लेबर पार्टी जीत गई, क्लीमेंट एटली पीएम बन गया। इनको नहीं करना था इंडिया पे राज। चर्चिल जो था वो देना ही नहीं चाहता था, वो कह रहा है यहाँ तो चर्चिल के व्यूज पढ़ाता हूँ आपको एक बारी, चर्चिल व्यूज इन इंडिया, भाई चर्चिल के व्यूज पढ़ो आप। Power will go to the hands of rascals, rogues and freebooters, and all Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight among themselves for power, and India will be lost in political squabbles. A day would come when an air and water would be taxed in India. कुछ बातें मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को पर्सनली फील हुआ कि आज चर्चिल ने कुछ तो सही बोल दिया था।
उस टाइम को अगर मैं हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से कनेक्ट करूँ तो चर्चिल एक्चुअली इंडिया का दुश्मन है भाई। उस टाइम पे ऐसी बात हो रहा, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करी थी, ना ये अपने लीडर्स में एग्जिस्ट कर रही थी। कुछ चीज़ें इसने बहुत बुरी बोली। इससे आप समझो कि अगर सपोज ये पावर में रहता तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देता नहीं है, तो किसी भी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करता। कुछ चीज़ें इसने बोली जो कि पता नहीं इसने उस टाइम पे क्या सोच के बोली थी, कि मतलब कुछ चीज़ें आज कोई लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। ये पॉलिटिकल अमंग देमसेल्फ फॉर पावर एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वाबल्स। भाई मेरे को ऐसा, मैं जब खुद पढ़ रहा था तो मेरे को फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं इसने एक लाइन में तो मतलब भले उतना एक्सट्रीम वे में नहीं, बट अगर उसको पॉजिटिव वे में लो तो इसने वार्न कर दिया इवन एयर एंड वाटर वुड बी टैक्स्ड इन इंडिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ वरना मेरे यूट्यूब से लेक्चर हटा दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, नेवल म्यूटिनी हुई। अब भाई ब्रिटिश को कुछ तो करना पड़ेगा, रूलिंग तो बचा नहीं, चर्चिल जाने के बाद अब कुछ बचा नहीं, अब उनको पाप धोने थे अपने। इंडिया में और कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गए। जब और कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गए, अब इनको था कि इनको नाम बदनाम नहीं करना था कि हमने इंडिया को ऐसे छोड़ के आए, लेकिन एक वीक नेशन को छोड़ के जाना चाहते थे ताकि वो कभी आगे स्ट्रांग नहीं बने। फिर इन्होंने जो सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 में दिया, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर का, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिजेक्शन और डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, इलेक्शन करो, और उसके बाद जाके क्यों हुआ देखो आप, ही पहली बार ऐसा क्यों हुआ। अब कौन नहीं था, चर्चिल नहीं था भाई वहाँ पे। जब तक चर्चिल था ना, वो कंटिन्यूस तरीके कर रहा था। अब ये इनका पहली बार और ऐसा कहते हैं आखिरी बार एक रास्ता था कि एक यूनाइटेड इंडिया को हम छोड़ के जाएं। आप समझ रहे हो, अब ये यूनाइटेड इंडिया को छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन इनके अब बस की नहीं थी, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं माना चाहते थे, ये तोड़ना नहीं चाहते थे बेसिकली। और तो ये नहीं, आप डिफरेंस समझो, खुद ने बोला रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ पाकिस्तान अप फ्रंट। ये देखते ही ये देखो, ऑन 15 मार्च 1946 लॉर्ड क्लीमेंट एटली, पीएम ऑफ इंग्लैंड, made a historic announcement in which the right to self determination and framing our own constitution for India was considered. कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड, यानी कि ये इन्होंने 1946 में अनाउंसमेंट करा और कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। ऑब्वियसली कौन इसमें दिमाग खराब होगा, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है। एटली गॉट नर्वस ऑफ मुस्लिम लीग बॉयकॉट एंड राइट्स से सिविल वॉर। अब क्या हुआ, इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंडक्ट हुए। मैंने आपको बोला था अपन एक और चीज़ करें साथ में, थोड़ा सा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। जब कंडक्ट हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ऑब्वियसली डायरेक्ट इलेक्शन हो नहीं सकते। ऐसा बोला कि प्रपोर्शनेट में 10 लाख इंडियंस एक सीट रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली उस टाइम पे अपनी 39 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो लगभग 389 सीट्स थी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट जीत गई, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती और अदर्स 15 सीट जीते। इससे क्लियर हो गया मुस्लिम लीग को कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुए उनकी तो मेजोरिटी आई नहीं। जब उनकी मेजोरिटी नहीं आई तो फिर कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान की डिमांड, तो बेसिकली इनको पाकिस्तान नहीं मिल रहा। जब इनको ये फील हुआ तो मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्शंस के बाद बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट करने के बाद दंगे प्रसाद हुए, बहुत मारामारी हुई, मासिव किलिंग्स हुई, और बहुत खून खराबे के बाद माउंटबेटन प्लान आया। इसमें इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया, फरवरी 20, 1947 को ये डिक्लेयर करे। आप समझो ये कितने दोगले इंसान थे। फरवरी 20, 1947 को डिक्लेयर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट अनाउंस दैट इंडिया वुड गेन फुल गवर्नमेंट बाय जून 30, 1948 ऑफ द लेटेस्ट एंड जून प्लान और माउंटबेटन प्लान दिया। भाई 20 फरवरी को भी पता नहीं अपने को आज़ादी मिलने, आप समझो आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, 20 फरवरी 1947, यानी कितना टाइम हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून। भाई ये जुलाई, ये मतलब अपने को आज़ादी मिलने वाली 6 महीने के अंदर, और 20 फरवरी को तो पता ही नहीं है। ये 1948 की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कैसे भी करके छोड़ के जाना था। कॉन्स्टिट्यूशन बने या नहीं बने, गवर्नमेंट बने या नहीं बने, बैलेंस ट्रांसफर पावर हो या नहीं हो, हम तो बाय लेटेस्ट 1948 तक, जून 30 तक इसको छोड़ के चले जाएंगे। अब क्या हुआ, जब ये केओस पूरे चल रहे थे ना माउंटबेटन प्लान से पहले और इनके अनाउंसमेंट के बाद, तो क्या हुआ, नेहरू साहब पिक्चर में आए। नेहरू साहब ने बोला कि भैया आप क्या कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग ने जो पूरे दंगे प्रसाद करे थे और माउंटबेटन प्लान का था, तो उसमें क्या करा, इन्होंने पाकिस्तान को माउंटबेटन प्लान में एक सेपरेट डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी। नेहरू जी के पास ऐसा कहते हैं कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि इतने दंगे हो रखे थे ना, तो कम्युनल राइट्स ऑफ वायलेंस के लिए इनके पास ऑप्शन नहीं था, इनको एक्सेप्टेंस करना पड़ा। और मुस्लिम लीग की तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट हुई, सही, राइट टू फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। प्रिंसेस जो थे उनको बोला कि या तो आप इनको ज्वाइन कर लो या इनको ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। इंग्लैंड तो यहाँ से भैया सब कुछ छोड़ छोड़ा के भाग रहा है, इंग्लैंड विल नो लॉन्गर कंटिन्यू सुजरेनिटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ, माउंटबेटन प्लान अनाउंस हुआ। माउंटबेटन प्लान अनाउंस होने के बाद उसमें क्लियर बोला गया
कब 3 जून 1947 को, आप याद करो 20 फरवरी को बोल रहे हैं कि 1948 तक देंगे। यहाँ बोल रहे हैं इट इज प्रपोज द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 सेपरेट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल वर टू बी पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजॉरिटीज। ये डिसीजन लेड टू मास माइग्रेशंस, वो जो अपन पढ़ते हैं ना इधर से उधर जो माइग्रेशन चलता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। द पार्टीशन मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द बर्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। सो बेसिकली यहाँ से माउंटबेटन प्लान के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया। अपॉइंटमेंट डेट इन्होंने दे दी 15 अगस्त 1947। इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनेंट, कोई वॉइस रेजिजी नहीं बनेगा, लैप्स ऑफ ब्रिटिश बने, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो अपनी आज़ादी हुई उसमें अपन डोमिनियन थे, और डोमिनियन से सोवरेन तक का रास्ता कैसे हुआ, 26 जनवरी 1950। क्योंकि इस बीच में भी अपन डोमिनियन इसलिए थे क्योंकि डोमिनियन टिल कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रेडी और चूज अ गवर्नर जनरल फॉर योरसेल्फ, तो अपन ने माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल मान के चले थे। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1935 एक्ट था। यहाँ पर आकर अपन 1947 में आज़ादी तो मिल गई, ठीक है। अभी आज़ादी का क्या मतलब था, कैसे मतलब था पता नहीं। आज़ादी आई थी पार्टीशन के साथ, अपन को आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन किस कॉस्ट पे, इतनी मारामारी के कॉस्ट पे, इतनी हड़फदड़फी के कॉस्ट में। आप समझो पाकिस्तान खुद तैयार नहीं था एक देश के लिए। आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत देख लो आप। ऐसा कहते हैं किसी को 50 साल पुराना भारत देखना हो ना तो पाकिस्तान की मेन कैपिटल और 2-4 सिटी स्टेट छोड़ के आप चल जाओ, वो अभी भी वैसा ही, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर थॉट देके पाकिस्तान की डिमांड तो रेस कर दी, पर ये सोचा ही नहीं कि भाई इसके आगे क्या होगा। आप समझो कि ब्रिटिश जो था ना उसको यही चीज़ चाहिए थी, जो वेस्ट था उसको था कि ईस्ट में कोई भी स्ट्रांग नहीं बने। आज की तारीख में यूएस चाइना का जो टेंशन चलता है, क्यों चलता है भाई, वो चाहते ही नहीं है कोई और स्ट्रांग बने। अब आप समझो अगर इंडिया में बर्मा होता और इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान भी होता तो इंडिया का कितने रिसोर्सेज बच जाते, मिलिट्री पे, सिक्योरिटी पे। ये जो अपन लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और उसके बाद अपन को भी सेफ रहने के लिए करना पड़ेगा, अपनी नेसेसिटी बन चुका है। आज की तारीख पे आर्मी पे खर्चा, आर्मीमेंट्स अपने बंदूकों पे, इन चीज़ों पे खर्चा अपन रशिया से XYZ चीज़ खरीद रहे हैं, इनसे खरीद रहे हैं, क्यों हो रहा है। अगर ये सब अपना नहीं होता तो अपन को इतनी सिक्योरिटी की नीड ही नहीं पड़ती। सिक्योरिटी की नीड नहीं पड़ती तो कितने रिसोर्सेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगते, कॉलेजेस में चलते, अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज में चलते, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता। लेकिन अपना कितना मेजर चंक जा रहा है उधर, क्योंकि ये अपन को पंचर करके गए हैं और वो पंचर अभी तक बन नहीं पाया अपन से। पाकिस्तान की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब हुई थी, आप कभी किसी जगह पढ़ोगे मोहम्मद अली जिन्ना डाइड। सम राइटिंग से कि भाई उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो एम्बुलेंस का कोई लोग कहते पेट्रोल खत्म हो गया था, कोई कहते ब्रेकडाउन हो गई थी। आप समझो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई ड्यूरिंग एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस खराब हो गई। भाई तुम एक एम्बुलेंस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर रहे हो और तुम पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हो, कहां से देश आगे बढ़ेगा। यहां जाकर इतनी सारी चीजें, इंडिया में इतना पार्टीशन, इतना मास मूवमेंट, माइग्रेशन, ये डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, खुलेआम डिक्लेयर कर रहा है। वो जो आज की तारीख में भी उस ये जो डायरेक्ट एक्शन डे की चीजें नहीं, आज की तारीख में भी लोगों के दिल दिमाग में, जिस वजह से आज एक तरीके से ये जो अपना मन मुटाव में जो चीजें हैं वो आज भी हैं। ये कौन और ये सारी काम, मतलब ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। ये सब करके कौन गया, इसका पीछे बाप दादा कौन था, ब्रिटिशर्स जो कि डिवाइड एंड रूल करने गए। फिर उसके मोहम्मद अली जिन्ना भाई खुद ही तैयार नहीं, और आप लोग इतनी सारी जिद, बस इनको जिद थी, ये सब इनकी जिद थी कि हमको चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। भाई आप एक पार्टीशन अवॉइड कर देते हैं ना। महात्मा गांधी साहब ने कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब को कि भाई तुम पार्टीशन मत करो, ये दिल के 2 टुकड़े मत करो, दोनों खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बोला तुम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो भले, पर इंडिया को पार्टीशन मत करो। लेकिन शायद से जवाहरलाल नेहरू साहब के लिए इट वॉज टू मच टू आस्क फॉर, अब वो उनका है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो आज शायद अपनी कहानी बहुत अलग होती। हालांकि अपन अभी भी बहुत खुश हैं, अभी भी बहुत आगे, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये कि अगर नहीं होता तो बहुत कुछ अच्छा होता। तो यहाँ पर आकर अपना होता है ये ख़त्म। अब इसका एक सेकंड कनेक्टेड टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपन ने पढ़ा। इसकी थोड़ा सा डेट्स देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208, मुस्लिम 73, बाकी 15 सीट्स। ये फेल्ट इनसिक्योर, डिवाइडेड टू बॉयकॉट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। महात्मा गांधी वॉज इन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये याद रखने का है अपने को।
ऐसा नहीं है कि गांधी जी हर जगह। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, वाइस प्रेसिडेंट मुखर्जी एंड वीटी कृष्णन थे, लीगल एडवाइजर BN राव थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अपने BR अम्बेडकर साहब थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स गॉट अ हेड स्टार्ट। ये चीज़ें बेसिकली याद के 13 दिसंबर 1946 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ये अपन प्रीएम्बल में पढ़ेंगे। 21 जनवरी 1947 को यूनियन अडॉप्टेड हुआ, एम्प्रेसिव स्टेट्स ग्रेजुअली जॉइंड आफ्टरवर्ड्स। इसमें अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बहुत 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 बड़ा हाथ है। इसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान हुआ था, पहली बार डिमांड फॉर पाकिस्तान एक्सेप्ट करी थी माउंटबेटन ने। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश विद अपॉइंटमेंट डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1949। इनके बीच में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 था वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद आर्टिकल जो 26 सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को हुए, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी को हुई। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कंप्लीट करने के लिए। एलिफेंट एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था। व्हाट एल्स इट डिड? इसने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडियाज मेंबरशिप रेटिफाई करी, अडॉप्ट नेशनल फ्लैग और 22 जुलाई 1940 नेशनल एंथम, 24 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को असेंबली बिकेम सोवरिन। वाई? 1946 में असेंबली बनी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो उससे पहले सोवरिन बॉडी थी क्या? नहीं थी। 1947 में, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए सोवरिन बॉडी थी, कुछ टाइम के लिए सोवरिन बॉडी नहीं थी, यानी कि कंप्लीटली सोवरिन बॉडी पूरे हर वक्त के लिए नहीं थी, क्योंकि पहले ब्रिटिश क्राउन था। ब्रिटिश क्राउन 1947 में गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इससे पहले की है। असेंबली ऑल्सो फॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन अंडर GV मालंकर, यानी कि लॉ बनाने के फंक्शंस भी इनके थे। कोई लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, हर चीज़ के अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती है। क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं? नॉट अ सोवरेन बॉडी, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इतनी चीज़ें चल रही थी। आप खुद सोचो कि 39 करोड़ की पॉपुलेशन का इलेक्शन करा सकते थे क्या? नहीं। इंडिया का इतना केपेबल माइंड था क्या पूरे 39 करोड़ का? नहीं। तो फिर इस वजह से क्या कांग्रेस डोमिनेटेड था? ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस डोमिनेटेड होगा। उस टाइम पे एक ही बॉडी थी जो कि मेजरली वर्क कर रही थी। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा। इंडिया में इतने कल्चर्स, इतने लैंग्वेजेस, इतने कस्टम्स हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग करना पड़ेगा। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, हाँ जी, क्योंकि INC लॉयर पॉलिटिशियन। ये सब एक जगह पढ़ रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपन कलेक्टिवली इसको कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाथों हाथ इसको भी निपटा देते हैं। ये एक जगह पढ़ने का पर्पस क्या था कि अपना जो अगर मेंस पढ़ते हैं ना अपन, तो मतलब बेसिकली क्या है, अभी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है मैं आपको एक लाइन में बताते जाऊंगा, लेकिन अगर अपन मेंस पढ़ रहे होते हैं तो अपन एक लाइन के पीछे उसके, जैसे सपोज एक लाइन है कि अपने फीचर ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। अब वो क्वासी फेडरल क्यों है, अपन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को डिस्कस करके उसका पूरा मेंस का एक आंसर बनता। पर अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि अपन मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सब्जेक्ट को समझ रहे हैं और अपना प्रीलिम्स समझ लो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो कि अपन को बेसिक पता ही होना चाहिए किसी भी एग्जाम में या फिर एज एन इंडियन सिटीजन। सो इसलिए अपन वो सब बाद में, तो ये अभी मैं फीचर्स आपको बेसिकली ऊपर से बढ़ा रहा हूँ। एक फीचर क्या है? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्योग्राफिकल भैया अपन इतने बड़े हैं तो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही सही। अपने आप पे इतने फेथ हैं, इतने रिलीजन हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, तो लेंथी होना बनता है। दूसरा, कॉमन फॉर यूनियन एंड स्टेट। आप देखोगे USA में अलग अलग स्टेट का अपना अपना अलग से भी है, अपने यहाँ पर एक ये कॉमन है। लॉयर्स पैराडाइज, ऑब्वियसली लॉयर डोमिनेटेड, हर जगह बात होती है। मेन सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट पेपर जो अपने जवाहरलाल नेहरू साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के टाइम पे करा था। वेरियस अदर सोर्सेज, रैंसैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अम्बेडकर कॉल्ड अमेरिकन, आयरिश, रशियन, जापान और ऑब्वियसली ब्रिटिश। भाई देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इन्फ्लुएंस तो रहेगा। जो अपन 200 साल से जिस पॉलिटी में गवर्न होते आ रहे हैं, उस पॉलिटी से हट के अलग पॉलिटी में जाना तो बेवकूफ़ी होगी। दूसरा, रैंसैकिंग। ऑब्वियसली अगर आपसे पहले मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर अपन दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो अपन क्यों नहीं सीखेंगे। ये कहते हैं भैया दूसरों से बोरो करा पहले कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, उन्होंने पूरे सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा, उसके देखा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काम क्यों सकते हैं, वहां से निकाल के इधर लेकर आए। तो बेसिकली एक्सटेंसिव स्टडी है। आज की तारीख में अगर कोई अपन को एक्सपेरिमेंट करना है, सपोज आपको ये लाइट बनानी है, अगर ये लाइट बनी हुई है और इसमें आपको कुछ एडवांसमेंट लाइट बनानी है, तो आपके जीरो से स्टार्ट करोगे कि इस लाइट से स्टार्ट करोगे? ऑब्वियसली आप एक एग्जाम्पल लोगे और उसको आगे से चालू करोगे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ। ये कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स तो नॉर्मली अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी डिमांड करेंगे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो सारी स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी डिमांड करेंगे, इसमें स्टेट इन्वॉल्व होगा।
ये भी इसकी एक फ़ायदे वाली बात है। ऐसा भी नहीं कि भाई जिसकी मर्ज़ी पड़े वो जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है। मान लो आज के सेंटर में पीएम कोई है और पीएम की सरकार है, किसी की अपनी किसी भी पार्टी की सरकार है, वो पार्टी चाहे बिल्कुल बदलना चाहे तो नहीं बदल सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, पार्टी सुप्रीम नहीं है। फेडरल सिस्टम में यूनिटरी बाइस, फेडरल सिस्टम मतलब अलग अलग लोगों के, अलग अलग स्टेट्स के पास भी पावर है, लेकिन यूनिटरी के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। कैसे? फेडरल फीचर्स आप पढ़ोगे तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, बाईकैमरलिज्म है, राज्यसभा लोकसभा, यानी कि स्टेट्स का जहाँ जहाँ से ज़्यादा है ना, वो सारा फेडरल फीचर्स में कवर होगा। जहाँ जहाँ सेंटर का से ज़्यादा है, जहाँ सेंटर का दबदबा है, वो यूनिटरी फीचर्स में कवर होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है अपना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस में जैसे डबल सिटीजनशिप हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, गवर्नर है, AIS है, इमरजेंसी प्रोविजन है। जहाँ जहाँ सेंटर को ऊपर हाथ देगा गया ना भैया, जहाँ सेंटर थोड़ा बहुत सुप्रीम हो सकता है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि आप नीचे जाकर डाइवर्सिफिकेशन इतना है और इतने लड़ाई झगड़े कि आप सारी पावर अगर स्टेट को दे दोगे तो बैल्कनाइजेशन होने की चांसेस रहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होएगा, ऑब्वियसली होएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म अपन 200 साल से उसी पॉलिटी में रूल हो रहे थे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल प्रेसिडेंट है, पीएम है। पीएम इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। पीएम एक पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। ये सारी चीज़ें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अपन जब पीएम पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे भाई वो कैसे लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, कैसे होता है ये अपन सब। ये सिर्फ मैं आपको एक जगह एक आप समझ लो कि एक समरी जैसा बना रहा हूँ। ये दिस विल मेक मोर सेंस जब आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये पॉइंट ऐसे लगेंगे कि हाँ यार ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए मैं इसमें पीछे डिटेल्स में नहीं जा रहा। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ब्लेंड ऑफ बोथ। भाई जुडिशियल सुप्रीम है ही सही अपना, इसके पास कुछ ऐसे पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये लेक्चर का ये वाला पार्ट, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर लोगे ना, तो दिस विल मेक मोर सेंस टू यू। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भाई सुप्रीम कोर्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल की ही चीज़ें देखेगा जैसे यूएस में होता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर स्टेट की कोई लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे तो फिर वो भी देखेगा। यूएसए में क्या होता है? फेडरल कोर्ट, जहाँ पर फेडरल लॉज इन्फोर्स करता है फेडरल कोर्ट, बाकी नहीं देखता। यहाँ पर अपन स्टेट लॉज के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, गारंटीड राइट्स एंड रिट्स दिए गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल। फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये एक एक पे चैप्टर है। अभी अपन आगे जैसे पढ़ेंगे तो एक एक चीज पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भारत ने विश्वास जताया अपने सारे नागरिकों पे, जो कि यूएस में भी नहीं था 1947 में, यूके में भी नहीं था शायद, कि भाई सबको, लेकिन इंडिया ने विश्वास जताया कि हाँ, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। हमने सब पे विश्वास जताया कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिल गए। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी, इमरजेंसी प्रोविजंस डाले। इमरजेंसी प्रोविजंस याद है आपको, अपन ने कहाँ पे पहली बार पढ़े थे? 1861 एक्ट में। 3 टियर गवर्नमेंट आफ्टर, एक अपना 3 टियर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्रिटिसिज्म, भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कोई कहते हैं कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और कोई कहता है वी वांटेड म्यूजिक ऑफ V9 सितार, वाइल यू गॉट म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। ये कहते हैं इतना ब्लेंड हो गया कि अपन को इंग्लिश बैंड का हो गया, इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। अब देखो क्रिटिसिज्म तो बहुत सारे होंगे, रीज़न भी बहुत सारे होंगे, लेकिन बेसिकली क्या है, ये बेसिक फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो दर्शाता है, और इसी में अपन आगे पढ़ेंगे कि इन फीचर्स के बेसिस, ये फीचर्स के बारे में अपन एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक आगे चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर बस मैंने इसको एक समराइज़ करने के लिए कर दिया कि भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा क्रिटिसिज्म अपन को दिख जाए तो अपन इसको थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। मेंस पर्पस से थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है फीचर्स और इन पे, जो कि डिफाइन करने के लिए रहता है। प्रीलिम्स पर्पस में थोड़ा कम आता है। ठीक है, आई होप अब अपना हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो है ना, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी आपको कोई नींद में से भी उठा के बोले तो आप 70-73 एक्ट से लेकर 1858 एक्ट, यानी कि 1857 तक, 1853 तक जो चार्टर एक्ट खत्म हुए थे वो, देन 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, देन उसके बाद 1861, 1892, 1909 एक्ट, देन उसके बाद 1919 एक्ट, 1935 एक्ट एंड देन 1947 एक्ट। हर चीज़ जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपके दिमाग में उसके पीछे की पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए कि 1919 से पहले से क्या चल रहा था। अरे जलियांवाला बाग हुआ था, अरे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, अरे 1909 में क्या हुआ था, 1909 में तो सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बातें चल रही थी। अच्छा 1892 में तो कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो कांग्रेस की डिमांड्स को कैटर कर रहे थे 1935 एक्ट में। और इससे पहले तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने व्हाइट पेपर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बातें चल रही थी।
और ये 1935 के बाद 1937 में इलेक्शन जीते थे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे ऐसे है कि अगर आप इसको शांति से बैठ के इस लेक्चर को वापस से वॉक करते करते देखो या खुद देखो, तो आपके दिमाग में 73 एक्ट से धीरे 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 करके से अपन 1857 पे पहुंचे, देन 1857 से और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे अपन 1947 में पहुंचे, ये चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है।